हेलो बच्चों, आप सभी को पारा मेडिकल के सबसे बेहतरीन चैनल स्टडी जीनियस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पारा मेडिकल के सबसे बेहतरीन क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि पारा मेडिकल पेपर के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप सभी लोग इस सेशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट करें, अच्छी तरीके से पढ़ें, और मैं आशा दिलाता हूं कि आने वाला जो एग्ज़ाम है पारा मेडिकल में उसमें 1 से 2 क्वेश्चन मैचिंग करेगी। तो सभी लोग इस सेशन को अच्छी तरीके से पढ़कर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे और जितना जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड भी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाता है। पिछले साल भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाया गया था, जिसमें पारा मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन मैचिंग किए थे और बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट बेहतर हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पहला है रसायन विज्ञान से। पहला सेशन रसायन विज्ञान से चल रहा है, उसके बाद फिर भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का होगा, जो कि आपका डिमांड था। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या? पहला क्वेश्चन कह रहा है लेंथेनाइड के यौगिक में उनकी ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक होती है। कह रहा है जो लेंथेनाइड होता है उसके यौगिक में उनकी ऑक्सीकरण अवस्था सर्वाधिक होती है। लेंथेनाइड के बात कर रहा है। जब लेंथेनाइड का यौगिक होता है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है? सभी लोग जवाब दीजिए। राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? लेंथेनाइड। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डायरेक्ट आप लोग इसका याद रखिएगा। जब भी लेंथेनाइड की अगर जो बात किया जाए, लेंथेनाइड यौगिक की बात किया जाए यानी कार्बन की बात किया जाए, तो उसका सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण की बात किया जाए तो उसका ऑक्सीकरण 4 होता है, +4 होता है। क्या होता है बच्चों? +4 होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका फिक्स्ड होता है। लेंथेनाइड के यौगिक का ऑक्सीकरण हमेशा +4 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या निकालने के लिए कह रहा है, क्या पूछ रहा है, इस पर अगर जो आपका कमांड हो जाएगा तो आप अच्छे से अच्छे बेहतर को फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर पाएंगे, मेरा 100% गारंटी। और आज मैं इसी चीज़ को मैं आप लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ कि कैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन पहला क्या कर रहा है बच्चों? अभिक्रिया। कर अभिक्रिया कार्बन यानी ग्रेफाइट का अभिक्रिया हो रहा है किसके साथ? CO2 गैस के साथ हो रहा है। और अभिक्रिया होने के बाद 2 CO2 गैस बनता है। क्या होता है? कार्बन यानी ग्रेफाइट और CO2 गैस का अभिक्रिया हो रहा है। इन दोनों का अभिक्रिया होने के बाद 2 CO2 यानी 2 CO2 गैस बनता है। इसके लिए डेल्टा एच होता है और डेल्टा एस दोनों का मान दिया हुआ है। डेल्टा एच 170 किलो जूल दिया हुआ है, डेल्टा एस 170 जूल पर केल्विन दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, एक में किलो है, एक में दूसरा पर केल्विन है। 170 जूल पर केल्विन है, इस पर यूनिट पर भी ध्यान दीजिएगा। तब कह रहा इस तापमान पर अभिक्रिया स्वतः। कह रहा कौन सा तापमान है जिस पर यह अभिक्रिया स्वतः हो सकता है, यह रिएक्शन हो सकता है, कितना टेम्परेचर होगा तब यह अभिक्रिया हो सकता है कंप्लीटली। तो चलिए इसके लिए हमको सबसे पहले तापमान पूछा, तो तापमान का हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों? तापमान का हमको फार्मूला याद हो रहना चाहिए। टेम्परेचर निकालने के लिए जब डेल्टा एच दिया हुआ है, डेल्टा एस दिया हुआ है, तो टेम्परेचर हम कैसे निकालेंगे इसका फार्मूला हमको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर आप लोग फार्मूला याद कीजिएगा। टेम्परेचर पर फार्मूला क्या होता है? डेल्टा एच। क्या होता है? डेल्टा एच। डेल्टा एच बटा क्या होता है? डेल्टा एस होता है। इसका फार्मूला टेम्परेचर जब भी निकालने के लिए बोला जाए तो आप फार्मूला याद रखिएगा। डेल्टा एच बराबर क्या होता है? डेल्टा एस इसका फार्मूला होता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अब इसमें क्या क्या जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे पुट कर लीजिए। डेल्टा एस देखिए दिया हुआ है और डेल्टा एस भी दिया हुआ है, तो फार्मूला याद हो गया तो आप उस पर वैल्यू रख दीजिएगा, तो आपका आंसर आना ही आना 100% गारंटी है। तो इस पर रखिए वैल्यू रखिए। 170 किलो पर जूल है। 170 किलो क्या है बच्चों? पर जूल है। 170 किलो पर जूल बटा 170 क्या है? 170 जूल पर केल्विन है। क्या? 170 जूल पर केल्विन है। 170 किलो जूल है, एक क्या? 170 जूल पर केल्विन है। तो सबसे पहले नंबर आप यूनिट पर कमांड कीजिए। यूनिट को ध्यान दीजिए, किलो में दिया हुआ है, एक जूल में दिया हुआ है। एक किलो जूल है, एक जूल में, तो किलो जूल को हमेशा पहले दोनों का यूनिट सेम रखेंगे तभी कटेगा।
तो क्या करना है, 170 जूल किलो जूल है उसको किस में कन्वर्ट करना है, उसमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो किलो को जूल में बदलने के लिए क्या हुआ, किसी भी चीज़ को किलो को अगर जो हम ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर किलो को जूल में ही कन्वर्ट, केवल जूल में रखना है तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया बच्चों, जूल में आ गया। क्या में आ गया, जूल में आ गया। नीचे क्या हो गया, जूल हो गया। अब ये दोनों से ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब बच गया क्या चीज़, यहाँ पर नीचे क्या होगा, पर केल्विन होगा। जूल जूल पर केल्विन था तो क्या होगा, जूल से जूल भी कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1000 केल्विन। क्या बच जाएगा बच्चों, 1000 केल्विन। 1000 केल्विन बचेगा। क्या बचेगा, 1000 केल्विन। 1000 केल्विन बचने पर इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या बच्चों, 1000 केल्विन। लेकिन कह रहा है इतना कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए ताकि अभिक्रिया स्वतः हो जाएगा। कि अगर उससे ज़्यादा भी जाता है टेम्परेचर तो अभिक्रिया और अच्छी तरीके से होगी, आपको पता होना चाहिए। अगर कम में हो रहा है, अगर जो 1000 केल्विन में ही अभिक्रिया हो रहा है अपने आप से, तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो और अच्छी तरीके से होगी। तो ऑप्शन में 1000 केल्विन नहीं दिया हुआ, इसलिए मोर देन 1111 केल्विन पर अभिक्रिया स्वतः हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग फार्मूला पर कमांड कीजिए, फार्मूला आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिए। टेम्परेचर पर वो डेल्टा एच और डेल्टा एस दिया हुआ रहे तो टेम्परेचर पर फार्मूला होता है डेल्टा एच बटा डेल्टा एस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समूह समबहुलकों का नहीं है। कह रहा है इन चारों में से कौन सा समूह है जो कि समबहुलकों का नहीं है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक बार रबड़, दूसरा कह रहा है पहला ऑप्शन है प्राकृतिक रबड़, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन सेलुलोज, चौथा ऑप्शन नायलॉन 6। चलिए सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए। कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो समबहुलकों का समूह नहीं है। क्वेश्चन पर कमांड कीजिए। कह रहा है नहीं है, बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं है और उसके बाद टिक लगा के मार के चले आते हैं। पहला ऑप्शन देखेंगे प्राकृतिक रबड़, चलो टिक से राइट आंसर होगा, चलो टिक लगा के निकल गया। नहीं, आप पढ़िए क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कौन सा समूह है जो समबहुलकों का नहीं है। आप पढ़ लीजिएगा प्राकृतिक रबड़ और टिक लगा के निकल जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक रबड़ समबहुलकों का है। और अगला ऑप्शन आप पढ़िएगा नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन आप देखिएगा सही है, निकल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन नहीं है, यानी कि 3 गो समबहुलकों है, दूसरा और एक उसमें से समबहुलक नहीं है। तो उसी को चूज करना है कि इन चारों में से कौन सा है जो कि समबहुलक नहीं है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करती हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, जिनका है प्रोटीन, उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, कौन सा अणु रेखीय है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कौन सा अणु रेखीय है। क्वेश्चन में है, कह रहा है कौन सा अणु है रेखीय है। पहला ऑप्शन दिया हुआ CH3 CH2 CH2 CH3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड ट्रिपल कार्बन प्लस ट्रिपल बॉन्ड CH, तीसरा ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड C, के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन प्लस CH3, चौथा ऑप्शन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा अणु है जो रेखीय है। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी लीनियर है। रेखीय का मतलब क्या चीज, लीनियर है। क्या लीनियर, लीनियर है। रेखीय का मतलब क्या होता है बच्चों, लीनियर है। कौन सा अणु है जो कि रेखीय है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले नंबर, इसका जवाब देने से पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि हम रेखीय कहते हैं किसको, अणु। लीनियर किसको कहते हैं, लीनियर कौन हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें केवल sp होगा और दूसरा क्या होगा, sp2 होगा, वही क्या कहलाएगा, रेखीय कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा, रेखीय। जिसमें केवल sp होगा और sp2 होगा, वही रेखीय कहलाएगा। अब sp और sp2 कैसे हम निकालते हैं, ऐसा क्वेश्चन कभी भी पूछ देगा, आप बना दीजिए, 100% गारंटी। आप अच्छी तरीके से ध्यान, sp और sp2 हम कैसे निकालेंगे। तो जितना सिग्मा बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, sp और sp2 सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड की बात किया जाए तो सिग्मा बॉन्ड, अगर जो सिग्मा बॉन्ड इसमें 2 है, सिग्मा बॉन्ड क्या है, 2 है, तो sp हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड
2 है तो क्या हो जाएगा sp हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड 3 है तो क्या हो जाएगा sp, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp कहलाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2 कहलाएगा। सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पे होता है, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp कहलाएगा, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 कहला जाएगा। तो इसी पर निकलता है अनुरेखीय। तो इन चारों में से देखिए किसमें केवल sp है या तो sp2 है, तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन आप नज़र गढ़ा कर देखिए, तीसरा ऑप्शन इसमें देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है तो इसमें मात्र 1 सिग्मा होता है, 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। क्या होता है 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। अगर डबल बॉन्ड आता है, अगर जो किसी में डबल बॉन्ड आता है तो इसमें 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड आता है तो 1 सिग्मा 2 पाई, डबल बॉन्ड आता है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यानी 1 सिग्मा 1 पाई है और 1 सिग्मा यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, इस साइड 1 सिग्मा इस साइड 1 सिग्मा, तो 2 सिग्मा हो गया तो क्या हो गया sp हो गया। कार्बन क्या हो गया, कैसा हो गया sp हो गया। यहाँ पर भी देखिए कार्बन कैसा हो गया sp हो गया। तो 2 कार्बन हो गया तो लीनियर बन गया। यहाँ पर देखिए sp तो यहाँ पर है बच्चों, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन का ऊपर भी हो जाएगा एक नीचे, तो यहाँ पर 4 सिग्मा हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 सिग्मा। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर 3 के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिया हुआ था, एक हाइड्रोजन का भी तो हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 सिग्मा आ रहा है, यहाँ पर भी 3 सिग्मा आ रहा है। तो नहीं, केवल क्या हो सकता है ऑप्शन नंबर सी ही हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। केवल आप कमांड कीजिए कि sp जिसका वैल्यू sp होता है, sp या तो फिर क्या होता है sp2 होता है, क्या होता है sp2 होता है, वही क्या कहलाता है बच्चों, वही क्या कहलाता है sp2 जिसका होता है वही कहलाता है लीनियर। आप इस पर कमांड कीजिए। sp कब कहेंगे, जब सिंगल सिग्मा होगा, डबल सिग्मा होगा तब हम क्या कहेंगे sp कहेंगे, और ट्रिपल सिग्मा होगा तो क्या कहेंगे sp2 कहेंगे। अब ट्रिपल सिग्मा डबल सिग्मा किसको कहते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें भी 1 सिग्मा है, 1 सिग्मा और 1 पाई है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें भी 1 सिग्मा और कितना पाई है 2 पाई है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, आप इस पर ध्यान दीजिए कि सिंगल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने सिग्मा। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड है 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा, यहाँ पर 1 सिग्मा, तो यानी sp हो गया। ई कार्बन क्या हो गया sp हो गया। यहाँ पर भी क्या होगा ई कार्बन sp हो, क्योंकि इसमें 1 सिग्मा इसमें 1 सिग्मा, तो इसलिए क्या कहला जाएगा लीनियर कहला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सा तत्व पिग आयन यानी कच्चा लोहा में अधिकतम मात्रा में अशुद्धि रूप में उपस्थित रहता है। कह रहा है कौन सा तत्व है जिसमें पिग आयन कच्चा लोहा में अधिकतम मात्रा में अशुद्धि रूप में उपस्थित रहता है। पहला ऑप्शन फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन सिलिकॉन, तीसरा ऑप्शन कार्बन, चौथा ऑप्शन मैग्नीज। चलिए सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए। कह रहा है कौन सा तत्व पिग आयन है जिसमें कच्चा लोहा अधिकतम मात्रा में अशुद्धि रूप में उपस्थित रहता है, जिसमें कच्चा लोहा ज़्यादा मात्रा में रहता है। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर जो कार्बन की बात किया जाए, अधिकतम मात्रा में कच्चा लोहा की बात किया जाए, तो लोहा किसमें होगा, जहाँ पर कार्बन मौजूद होगा। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर कार्बन होगा लोहा में क्या पाया जाता है, कार्बन। तो जहाँ पे कार्बन ज़्यादा होगा वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में कच्चा लोहा होगा। तो इसका अब्सोल्युटली इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, जिनका होगा बिल्कुल सही जवाब कार्बन। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। जहाँ पर कार्बन होगा वहीं पर तो कच्चा लोहा होगा बाबू, क्योंकि जिस जगह पे कार्बन होता है, आयरन में क्या पाया जाता है, आयरन में क्या पाया जाता है, आयरन में क्या पाया जाता है, आयरन में कच्चा लोहा पाया जाता है। आयरन में क्या पाया जाता है, कच्चा लोहा पाया जाता है। अब कच्चा लोहा कहाँ आयरन में पाया जाता है, तो आयरन कहाँ रहता है, कार्बन को ही बोला जाता है। जहाँ पे कार्बन रहेगा वहाँ पर कच्चा लोहा ज़्यादा रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से किस साम्य के लिए Kp और Kc बराबर है। कह रहा इन चारों ऑप्शन में से किस में Kp और Kc दोनों बराबर है। कह रहा निम्नलिखित साम्य में से किस में Kp और Kc बराबर है। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है H2 गैस, दूसरा I+I2 गैस, इसका रिएक्शन करके 2HI गैस बनाता है। दूसरा ऑप्शन है SO2 गैस प्लस NO2 गैस और रिएक्शन करके SO3 और NO2 बनाता है, NO बनाता है। तीसरा ऑप्शन है 2NO2 गैस रिएक्शन करके N2 और O2 बनाता है। चौथा ऑप्शन है 2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस मिलके CO2 गैस बनाता है।
चलिए सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ, किसमें कह रहा है KP और KC इक्वल नहीं है। सभी लोग कमेंट जवाब दीजिए, KP प्लस KP इक्वल नहीं है। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो KP और KC निकालने के लिए बच्चों हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले इसको निकाला जाता है डेल्टा एन जी। फार्मूला आप ध्यान रखिएगा, फार्मूला रहेगा तो आपको बन जाएगा। KP और KC इक्वल टू कब नहीं हो सकता, तो दोनों में होता है डेल्टा एन जी, दोनों में होता है डेल्टा एन जी। क्या होता है, दोनों में होता है, क्या होता है, डेल्टा एन जी होता है। डेल्टा एन जी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा एन जी बराबर फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन कर रहा है वो, प्रोडक्ट जो बन गया है वो, प्रोडक्ट का मतलब जो बन गया है वो, रिएक्टेंट का मतलब जो बन रहा है वो, उसके बारे में बात कर रहा है। जिससे बन रहा है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, जो बन गया है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो डेल्टा एन जी अगर जो 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है, डेल्टा एन जी क्या बच्चों 0 से कम है या 0 से ज़्यादा है, तो KP और KC इक्वल नहीं होगा। 0 से कम होना चाहिए तो इक्वल नहीं होगा। अगर 0 हो गया डेल्टा एन जी तो KP और KC क्या होगा, इक्वल होगा। तो डेल्टा एन जी 0 कब KP और KC इक्वल नहीं होगा, तो डेल्टा एन जी है जो बच्चों, डेल्टा एन जी है जो, डेल्टा एन जी है वो क्या होना चाहिए, 0 से नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तभी क्या होगा, इक्वल होगा। तभी क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो देखिए इन चारों में से क्या होगा, तो उसका क्या करना है हमको, इसको निकालने के लिए कोफिशिएंट लेना होता है। तो आप ऑप्शन नंबर डी पर कमांड कीजिए। ऑप्शन नंबर डी पर आप कमांड करते हैं अगर जो, तो इसमें देखिए प्रोडक्ट में क्या आता है, प्रोडक्ट 2 आता है, 2 CO2 गैस का ओनली लेना होता है। किसका लेना होता है, गैस का। तो इसमें 2 प्रोडक्ट आता है, देखिए 2 प्रोडक्ट, 2 CO2 बन रहा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 लिखेंगे, माइनस रिएक्टेंट की बात की, सिर्फ गैस का लेना होता है। आप ध्यान रखिएगा किसका लेना होता है, सिर्फ गैस का लेना होता है, गैस का। यहाँ पर देखिए गैस सिर्फ ऑक्सीजन आ रहा है, इसमें 1 है तो 1 लेते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 इसका आ जाएगा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की अगर जो बात करें तो इसका क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। अब अगर आप इसका 1 आ गया तो क्या होगा, 0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है, KP और KC इक्वल नहीं होगा। क्या होगा, KP और KC इक्वल नहीं होगा। अब बाकी सारा हम देख लीजिए 0 आ जाएगा। बाकी सारा हम इसमें देख लीजिए, गैस है यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 1 होगा, 2 हो गया प्रोडक्ट, यहाँ पर 2 क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। अगर बी ऑप्शन के देखा जाए तो इसमें 1 भी हो गया गैस, इसमें भी 1 हो गया, तो प्रोडक्ट में कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। प्रोडक्ट कितना हो गया, 2 हो गया। और रिएक्टेंट की बात किया जाए तो इसमें भी गैस में 1 हो गया, इसमें भी 1 हो गया, तो इसमें भी 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 0। यहाँ पर भी प्रोडक्ट की बात किया जाए तो 2 हो गया, यहाँ पर भी रिएक्टेंट की बात करें तो एक I2 में हो गया, एक S2 में हो गया, क्योंकि दोनों गैस है, तो 1 1 2 हो गया, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, इसमें भी KP इजकल टू KC इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 0 आ गया, तो KP इजकल टू KC इक्वल हो जाएगा। अगर जो 0 से ज़्यादा या 0 से कम आता है तो KP इजकल टू KC इक्वल कभी बराबर आपस में नहीं रहेगा। इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, डेल्टा एन जी 0 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर केवल डी आ रहा है, जिसमें KP इजकल टू KC क्या आ रहा है बच्चों, KP इजकल टू KC क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में क्या आ रहा है, KP इजकल टू KC नोट इक्वल टू आ रहा है। क्या आ रहा है, नोट इक्वल टू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 है। किस सिर्फ गैस का लेना होता है, प्रोडक्ट जो बन गया उसको कहते हैं प्रोडक्ट, जिससे बन रहा है उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसमें बन गया है तो 2 माइनस गैस का लेना है सिर्फ, तो गैस का 1, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी 1 हो जाएगा, इसलिए डेल्टा एन जी 1 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, सॉरी 1 सेकेंड। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन एक एसिटिमाइड के साथ अभिक्रिया पर CH3NH2 देगा। कह रहा है कौन है जो एक एसिटिमाइड के साथ अभिक्रिया कर CH3 और NH2 देगा। एसिटिमाइड यानी एसिटिमाइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या देगा बच्चों, CH3 और NH2 देगा। कौन है इसमें, कह रहा कौन है इसमें जो
एसिटिमाइड के साथ विक्रिया करके CH3 और NH2 देगा। सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन गर्म गर्म सांसद H2SO4, यानी H2SO4 गर्म करेंगे तो H2SO4 देगा गर्म करने पर, या सोडा लाइन देगा, या तो फिर NaOH+Br2 देगा, या तो फिर PCl5 देगा। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जवाब देंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ब्रोमियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या देगा, NH3 और NH2 देगा। क्या देगा, NH3 और NH2 देगा। किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन एक परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन प्रदर्शित करता है। कह रहा है किस इन चारों में से कौन है जो एक परिवर्ती घूर्णन परिवर्तित प्रदर्शित करता है। सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है प्लस माल्टोज, दूसरा ऑप्शन प्लस लैक्टोज, तीसरा ऑप्शन प्लस सुक्रोज, चौथा ऑप्शन माइनस फ्रुक्टोज। चलिए सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट कीजिए बच्चों, सभी लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। इनका जिनका जिनका उनका बिल्कुल सही जवाब प्लस सुक्रोज होता है जो घूर्णन प्रदर्शन नहीं करता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भौतिकी का है। अगला क्वेश्चन फिजिक्स भौतिकी का है। किसका है बच्चों, फिजिक्स का। किसका है, भौतिकी का, फिजिक्स का। किसका है बच्चों, फिजिक्स का। किसका है, अगला क्वेश्चन फिजिक्स का भौतिकी का है। किसका है, भौतिकी का, फिजिक्स का। कह रहा है पहला क्वेश्चन यदि बल F है, वेग यानी वेलोसिटी v है और समय यानी टाइम t है, वो सूत्र मानक माना जाए तो द्रव्यमान की विमाएँ क्या होगी। कह रहा फोर्स दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है यानी समय दिया हुआ है। अगर जो दोनों को निकाला जाए तो उसका क्या होगा, द्रव्यमान की विमाएँ पूछ रही। क्या पूछ रही बच्चों, द्रव्यमान की विमाएँ पूछ रही है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर जिनका डी है उनका बिल्कुल सही जवाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, F-T। डायरेक्ट आप इसको याद कीजिए, इसको समझाने लायक क्वेश्चन नहीं है। आप डायरेक्ट इसको याद कीजिए। इसको समझने के लिए बहुत सारा आपको थ्योरी याद करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही याद हो पहले। तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। डायरेक्ट रूप में 2-3 ही क्वेश्चन पूछा जाता है प्रॉपर, ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाता, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। अगर किसी का द्रव्यमान बोले तो फोर्स ऑफ वेलोसिटी या टाइम दिया हुआ रहे तो F-T होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कण। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, एक कण, सॉरी 1 सेकेंड। हाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है एक कण सरल आवृत्ति गति में है तो उसके तांत्रिकरण वेग और त्वरण का कलांतरण होगा। कह रहा कोई कण है जो कि सरल आवृत्ति में गति में, यानी सीधा सरल आवृत्ति गति में है तो उसके तात्क्षणिक वेग यानी तात्क्षणिक और त्वरण का कलांतरण होगा। क्या होगा, मतलब दोनों का अंतरण क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग आप याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 0.5 पाई होता है। क्या होता है, सभी लोग डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, इसका वैल्यू बेहतर होगा। डायरेक्ट याद रखिए 0.5 पाई होता है। अगर किसी का तात्क्षणिक, अगर सरल आवृत्ति में चल रहा है उसको तात्क्षणिक वेग और त्वरण का कलांतरण मतलब दोनों का अंतर पूछा तो उसको याद रखिएगा 0.5 पाई होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक माध्यम में किसी प्रकाश तरंग की आवृत्ति 2 × 10⁻14 हर्ट्ज है। क्या है, किसी प्रकाश की तरंग जब चल रहा है किसी भी माध्यम में, कोई एक माध्यम है जिसमें प्रकाश चल रही है तो उसका गति का आवृत्ति क्या है बच्चों, 2 × 10⁻14 हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम है। एंगस्ट्रम है, ध्यान दीजिएगा, एंगस्ट्रम है। तो माध्यम की अपवर्तनांक क्या होगा। कह रहा माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, पूछ लिया क्या चीज, अपवर्तनांक पूछ लिया।
तो इसका राइट आंसर क्या हुआ सभी लोग कमेंट करके बताए। पहला ऑप्शन 1.33, दूसरा ऑप्शन 3.00, तीसरा ऑप्शन है 1.50, चौथा ऑप्शन है 1.40। सभी लोग जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या हुआ। क्वेश्चन कह रहा है एक माध्यम है जिसमें प्रकाश क्या हो रहा है, गति कर रहा है, तरंग, तो उसका तरंग का दिया हुआ है वैल्यू 2 × 10⁻40 हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, 5000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य। तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या हुआ, क्या पूछ दिया, अपवर्तनांक। किसी चीज़ पर कमांड कीजिए, जो चीज़ निकालने बोल रहा है उसी चीज़ पर सबसे पहले कमांड कीजिए। अपवर्तनांक पूछ रहा है तो अपवर्तनांक बराबर फार्मूला क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। अपवर्तनांक पूछा है तो अपवर्तनांक बराबर फार्मूला क्या होता है। अपवर्तनांक को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, तो म्यू से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं बच्चों, इसको हम म्यू बोलते हैं। म्यू से अपवर्तनांक को डिनोट करते हैं। इसका बराबर फार्मूला क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, भी होता है। क्या होता है, सी बराबर भी। सी बराबर क्या होता है, भी होता है। सी बराबर क्या होता है, भी होता है। भी का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी होता है। सी का मतलब होता है लाइट का स्पीड। सी का मतलब क्या होता है, लाइट का स्पीड होता है। सी का मतलब क्या होता है बच्चों, लाइट का स्पीड। तो आपको लाइट का स्पीड हमेशा याद रखना है। सी का लाइट का स्पीड निकालना है, याद रखना है हमेशा। 3 × 10⁻⁴ क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपको याद रखना है, इसका वैल्यू आपको नहीं दिया जाता है इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब आप इस पर क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी बराबर, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर फार्मूला क्या होता है, आवृत्ति प्रकाश के तरंग, तरंग की आवृत्ति गुना क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो चलिए म्यू बराबर फार्मूला याद हो गया, तो म्यू का हम निकालते हैं वैल्यू, क्योंकि अपवर्तनांक पूछा है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, सी ऊपर लाइट का लिखेंगे। लाइट बराबर क्या होता है, लाइट का क्या होता है, 3 × 10⁸ होता है। क्या होता है, 3 × 10⁸। अब फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो तरंग की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति गुना, यानी तरंग की आवृत्ति कितना होता है, दिया हुआ 2 × क्या, कितना दिया हुआ, 10⁻14 दिया हुआ है। तरंग की आवृत्ति गुना क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तरंग की आवृत्ति गुना इसकी तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है, तरंग दैर्घ्य। तो क्या लिखेंगे, 5000 एंगस्ट्रम, 5000 एंगस्ट्रम। अब एंगस्ट्रम में बच्चों ऊपर देखिए, इसको क्या चीज़ में बताए थे, मीटर पर सेकेंड में होता है। ये क्या चीज़ में दिया, एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम को तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एंगस्ट्रम में 10⁻10 मीटर होता है। 10⁻10 मीटर होता है, 10⁻10 मीटर होता है। 10⁻−10 मीटर होता है, इसलिए 10⁻−10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रम मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद आप सॉल्यूशन इसको कीजिएगा, पूरा को सॉल्यूशन, इसको पूरा को सॉल्यूशन जब आप कीजिएगा, इस सारे को सॉल्यूशन यहाँ से लेकर इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, तो आपको सॉल्यूशन करने के बाद, सॉल्यूशन करने के बाद इसका राइट आंसर आपको दिखाई दे देगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी 3 आएगा। आप सॉल्यूशन अपने कॉपी पे कीजिएगा, बेहतर होगा। आप सिर्फ फार्मूला पर कमांड कीजिए। फार्मूला ये है, आप अपवर्तनांक पूछेगा तो C/V होता है, यानी कि लाइट का गति, लाइट का गति, लाइट का गति बटा फ्रीक्वेंसी होता है। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य होता है। तरंग की आवृत्ति गुना क्या होता है, तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है बच्चों, तरंग दैर्घ्य होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कुंडलो जिसका क्षेत्रफल ए तथा फेरो यानी टर्न्स की संख्या n है में धारा I प्रवाहित होती है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण है। डायरेक्ट फार्मूला आपको पूछ दिया, कह रहा कोई कुंडल है जिसका क्षेत्रफल एरिया ए है। अगर फेरा की बात किया यानी घुमा हुआ, इस प्रकार से घुमा हुआ फेरा, उसका टर्न कितना है की संख्या n है, मतलब नंबर ऑफ टर्न n टाइम्स, मतलब मल्टीपल टाइम में घुमा हुआ है। तो इसमें धारा, मतलब धारा का मतलब करेंट I प्रवाहित होता है। तो चुंबकीय घूर्णन की क्या है, चुंबकीय घूर्णन क्या है। तो इसका डायरेक्टली फार्मूला है बच्चों, डायरेक्टली आप याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन पूछे बनाने के लिए, इसे नॉर्मली नहीं दिया जाता है बनाने के लिए, लेकिन इसका डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिएगा। चुंबकीय घूर्णन की फार्मूला होता है NIA। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुंबकीय घूर्णन की फार्मूला होता है NIA, आप इसको याद रखिएगा। चुंबकीय घूर्णन की फार्मूला क्या होता है, NIA। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों। चलिए इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, 2 ओम के प्रतिरोधक है। क्या 2 ओम, 2 ओम रेसिस्टेंस है, 2 ओम प्रतिरोधक। प्रतिरोधक का मतलब क्या चीज बच्चों, रेसिस्टेंस आर। प्रतिरोधक का मतलब रेसिस्टेंस आर है, 2 ओम रेसिस्टेंस आर है। एक बैटरी से संयोजित करने पर, मतलब एक बैटरी से कनेक्ट करने पर, जोड़ने पर 2 एम्पियर धारा क्या करता है, प्रवाह करती है। 2 एम्पियर धारा क्या करती है, प्रवाह करती है। जब यह बैटरी 9 रेसिस्टेंस प्रतिरोध से संयोजित की जाती है तब 0.5 ये धारा प्रवाहित करती है। तो बैटरी का आंतरिक परिवर्तन ओम में क्या होगा। कह रहा है क्या बच्चों, एक बैटरी है जिसको 2 ओम रेसिस्टेंस से यानी प्रतिरोध से उसको कनेक्ट करते हैं तो 2 एम्पियर क्या करता है, धारा प्रवाहित करता है। अगर कोई बैटरी 9 ओम का प्रतिरोधक से जुड़ा हुआ है तो 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करती है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोधक क्या है, करा आंतरिक बैटरी का अंदर भी प्रतिरोधक होता है, उसका क्या है। पहला ऑप्शन 1 होगा, दूसरा ऑप्शन 1/4, तीसरा ऑप्शन 1/3, चौथा ऑप्शन 1/d। चलिए सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। हमको निकालने के लिए क्या बोला है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोधक। 2 बैटरी के बारे में बात करा। पहला का बैटरी का प्रतिरोधक 2 ओम दिया हुआ है और उसको जोड़ने पर 2 एम्पियर क्या करता है, धारा प्रवाहित करता है। दूसरा बैटरी है 9, दूसरा बैटरी को अगर जो हम उसी प्रकार से जोड़ते हैं 9 एम्पियर प्रतिरोधक से तो 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है। तो बैटरी का प्रतिरोधक पूछ रहा है, बैटरी का प्रतिरोधक पूछ रहा है, इसका क्या होगा। तो सभी लोग बनाइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट अगले पेज पर करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले करने के लिए क्या होना चाहिए हमको, कुछ आई दिया हुआ है सब में, देखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन को छोटा करते हैं, देखिए। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें, सबसे पहले हम पहला बैटरी पे चलते हैं। कह रहे 2 ओम क्या है, रेसिस्टेंस है। 2 ओम क्या है, रेसिस्टेंस है। और कितना, 2 एम्पियर क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता। 2 एम्पियर प्रतिरोधक प्रवाह करती है। तो पहला की बात करें, इसका फार्मूला करंट दिया हुआ है, इसका फार्मूला की हम बात करें तो फार्मूला इसका होता है बच्चों ई का मतलब क्या होता है बच्चों, ई का मतलब उसका एनर्जी बैटरी का, और क्या होता है आर का मतलब प्रतिरोधक प्लस स्मॉल आर होता है जो बैटरी का क्या होता है, स्मॉल आर। बैटरी का रेसिस्टेंस प्रतिरोधक बैटरी का यानी आंतरिक प्रतिरोधक क्या होता है, स्मॉल आर होता है। आंतरिक प्रतिरोधक की बात किया जाए तो क्या होता है, स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोधक होता है। तो इसी पर बनाएंगे। तो पहला में करंट दिया हुआ है कितना है, 2 एम्पियर। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 एम्पियर। और ई तो दिया हुआ नहीं है, एनर्जी तो दिया हुआ है नहीं, तो उसको छोड़ देंगे। आर दिया हुआ है, देखिए आर कितना दिया हुआ है, प्रतिरोधक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रतिरोधक कितना दिया हुआ है पहला बैटरी में, 2 दिया हुआ है। तो 2 प्लस क्या लिख देंगे, आर। तो पहला सॉल्यूशन तो हो गया। पहला इसको हम क्या देंगे, पहला इसको नाम क्या दे देंगे, पहला। दूसरा बैटरी का जो बात किया था यही फार्मूला पर बनाएंगे। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों। तो पहला हम क्या 0.5 है, आई कितना है 0.5 है। देखिए 0.5 एम्पियर क्या होता है, प्रवाहित होता है। और ई तो दिया हुआ है नहीं, तो ई। और आर कितना दिया हुआ है बच्चों, आर देखिए 9 एम्पियर है। तो 9 प्लस क्या देंगे, स्मॉल आर देंगे। इसका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2। अब दोनों को जब हम आपस में डिवाइड कर देंगे, जब दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को इक्वेशन फर्स्ट को और सेकेंड को क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमको आंसर आएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 2/0.5, 2/0.5 और क्या होगा, ऊपर वाला के लिखेंगे E/2 प्लस क्या आर, क्या होगा 2 प्लस आर। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में उलट जाएगा। अब ऊपर क्या लिख देंगे, 9 प्लस आर बटा क्या होगा, ई होगा। अब ई से ई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचेगा, 2/5 इक्वल टू क्या बचेगा, 9 प्लस क्या बचेगा, आर। नीचे क्या बचेगा, 2 प्लस आर। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको तो सॉल्यूशन करना आता होगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर निकालिएगा। तो आंसर निकालने के बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, आएगा क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, 1/3। इसका सॉल्यूशन करने के बाद स्मॉल आर है जो, और स्मॉल आर है जो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, 1/3 इसका आ जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, 20 मीटर से कह रहा है 20 मीटर से
प्रारंभिक वेग एक मिसाइल अधिकतम दूरी प्रक्षेपित होती है ग्रेविटेशनल, यानी जी का वैल्यू दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मिसाइल की प्रतिक्षेपित दूरी पूछ रहा है। कह रहा 20 मीटर से, कह रहा 20 मीटर से प्रारंभिक वेग मतलब उसका स्टार्टिंग वेग 20 मीटर प्रति सेकेंड है मिसाइल का, तो अधिकतम दूरी प्रतिक्षेपित होता है, बहुत ज़्यादा दूरी क्या होता है, जाता है, यदि उसका ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल दिया हुआ है कितना 10 मीटर पर सेकेंड, तो मिसाइल का प्रतिक्षेपित दूरी पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, मिसाइल का प्रतिक्षेपित दूरी पूछा है। तो चलिए सभी लोग निकालिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग निकालेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग निकालेंगे। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है 20 मीटर, दूसरा ऑप्शन 60 मीटर, तीसरा ऑप्शन 50 मीटर, चौथा ऑप्शन 40 मीटर। तो सभी लोग इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। तो सबसे पहले नंबर डिस्टेंस निकालने के लिए आपको दूरी निकालने के, प्रतिक्षेपित दूरी निकालने के लिए फार्मूला आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, इसका आर बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, आर बराबर यू का मतलब क्या, यू स्क्वायर मतलब प्रारंभिक, यू का मतलब प्रारंभिक के बाद किया जाए यू स्क्वायर गुना यू स्क्वायर साइन क्या होता है, साइन 2 थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा मतलब एंगल, बटा क्या होता है जी होता है, जी जो कि जी दिया हुआ है। यही फार्मूला पर यह क्या होगा बनेगा। तो क्या कर रहा है इसमें, आप सारा चीज़ दिया हुआ है, प्रारंभिक तो दिया हुआ है, प्रारंभिक 20 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या करेंगे 20 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, और हमको साइन थीटा दिया हुआ है साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा हम कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा आप हमेशा ध्यान दीजिए कि यहाँ से अगर जो कोई भी मिसाइल ऐसे नीचे गिरता है, यहाँ से मिसाइल अगर कोई भी नीचे गिरता है, तो इन दोनों के बीच में आपको हमेशा याद रखना 45 डिग्री का एंगल बनता है। किसका एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों साइन 90 डिग्री हो जाएगा। फिर से इसको लिखते हैं, फार्मूला क्या था, यू स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा बटा क्या था जी था। इस पर अगर जो हम वैल्यू पुट करते हैं तो 20 का हम क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे इंटू साइन 90 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री, बटा यहाँ पर क्या लिखेंगे 10। तो इसको यहाँ पर लिखने के बाद क्या हुआ 2 से 20 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 साइन 2 थीटा के साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और कितना नीचे कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो 10 से 0 ऊपर कट गया तो कितना आ जाएगा आंसर इसका 40 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 40 मीटर, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है यम द्रव्यमान का एक पिंड सामान्यतः भी वेग से ठोस दीवार से टकराता है। कह रहा कोई वस्तु है जो कि पिंड है, जिसको हम पिंड बोलते हैं या वस्तु बोलो, यम मास है उसका, क्या है मास कितना यम है, उसका वजन कितना यम है, और उसका सामान्यतः वेग स्पीड कितना है भी उसका स्पीड है, और उससे जाकर वो कोई दीवार से क्या होता है ठोस दीवार से टकराता है तथा समान वेग से वापस आ जाता है, तो उस समय का वेग क्या होगा, उस समय का संवेग होगा। मतलब जब वापस आ जाता है तो वापस आने समय उसका संवेग क्या होगा, उसका स्पीड क्या होगा पूछ रहा है। जब वापस आता है तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका क्या होगा स्पीड क्या होगा। तो चलिए सभी लोग निकालिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। सभी लोग निकालेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है संवेग का फार्मूला क्या होता है एम भी फाइनल एम भी फाइनल माइनस क्या होता है एम भी इनिशियल होता है, क्या होता है एम भी इनिशियल होता है, एम भी इनिशियल होता है, क्या होता है एम भी इनिशियल होता है, सॉरी इसका फार्मूला होता है क्या, फार्मूला होता है एम भी इनिशियल माइनस एम भी क्या होता है फाइनल होता है, एम भी फाइनल मतलब फाइनल मतलब वापसी, फाइनल का मतलब वापसी। एक दीवार है, यहाँ पर जाके कोई क्या हुआ पिंड टकराया, उसके बाद यहाँ से रिटर्निंग आया, कह रहा जाने समय मास एम है और उसका स्पीड क्या है भी दिया हुआ है, तो आने समय का स्पीड पूछ दिया, क्या पूछा समझेगा आने समय का पूछ दिया, तो आने समय का पूछ दिया। तो जाने समय कितना है बच्चों एम भी है, तो हम क्या लिख देंगे जाने समय एम भी माइनस क्या होगा आने समय भी तो वही रहेगा एम भी, जितना से गया स्पीड उतना ही से क्या होगा माइनस होगा, तो एम भी
लेकिन क्या चीज़ में ये होगा, लेकिन ये क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि रिटर्न हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या डालेंगे, माइनस। तो चलिए दोनों का सोल्यूशन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एम भी प्लस क्या होगा, एम भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका प्लस करेंगे तो 2 MB इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, अगला क्वेश्चन कर रहा है 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 ग्राम जल में 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प गुजरती है। कह रहा है 20 ग्राम, 20 डिग्री ताप है किसी भी जल का, 20 डिग्री टेम्परेचर है और उसका 20 ग्राम क्या है, जल है, और 100 डिग्री पर क्या होता है, वाष्प होना शुरू होता है। मतलब कि वह क्या होता है, वाष्पीकरण होना शुरू होता है, उबलना शुरू होता है, खौलना शुरू होता है। जल का तापमान अगर 80 डिग्री सेल्सियस होने पर उपस्थित जल का द्रव्यमान कितना होगा। कह रहा है अगर 10 डिग्री टेम्परेचर है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो 20 ग्राम जल है, क्या है बच्चों, 20 ग्राम जल है, और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस होने पर उपस्थित जल का द्रव्यमान क्या होगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्या बच्चों, जल का 1 किग्रा पर सेकेंड, और क्या दिया, गुप्त उष्मा दिया हुआ है 540 किग्रा दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन क्या है बच्चों, दिया हुआ 42.5 ग्राम, दूसरा ऑप्शन 31.5 ग्राम, तीसरा ऑप्शन 24 ग्राम, चौथा ऑप्शन 22.5 ग्राम। क्वेश्चन कह रहा अगर 10 डिग्री सेल्सियस पर कोई जल को रखते हैं, कोई पानी को रखते हैं, तो क्या होता है, 20 ग्राम उसका वजन है। 10 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वजन कितना दिया हुआ है बच्चों, 20 ग्राम दिया हुआ है। और 100 डिग्री सेल्सियस अगर जो कोई पानी का चला जाता है तो वह वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है। तब कह रहा है 80 डिग्री अगर सेल्सियस हम कर देते हैं, 10 डिग्री से हम 80 डिग्री कर देते हैं सेल्सियस, तो पानी का वजन क्या होगा पूछ रहा है। 10 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम दिया हुआ है, अगर हम उसी को 10 डिग्री से हटाकर 80 डिग्री कर देते हैं तो पानी का वजन क्या होगा। चलिए सभी लोग निकालिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, सभी लोग निकालिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका क्या होगा, चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। तो पहला कितना दिया हुआ है बच्चों, पहला दिया हुआ है कितना ग्राम, पहला दिया है 10 ग्राम दिया हुआ, 20 ग्राम दिया हुआ है, और लास्ट वाला को तो हमको दिया नहीं कितना ग्राम। तो चलिए लास्ट वाला निकालते हैं। तो सबसे पहले नंबर यम, उसको मान लेते हैं क्या, यम मान लेते हैं। और कितना दिया हुआ, गुप्त उष्मा, उष्मा होने के बाद कुछ तो उष्मा होगा बच्चों। 10 डिग्री से अगर जो 80 डिग्री तक हम करेंगे तो कुछ तो उष्मा होगा। तो उष्मा का यहाँ देखिए वैल्यू दिया हुआ है कितना, 540 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 540 ग्राम दिया हुआ है। इजकल टू क्या दिया हुआ था, 20 ग्राम दिया हुआ था पहले, और कितना दिया हुआ था, उसका क्या दिया हुआ था, 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 10 डिग्री। तो 80 माइनस हम क्या कर देंगे, 80 माइनस 10 कर देंगे, क्या कर देंगे, 80 माइनस 10 कर देंगे। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो इसको सॉल्यूशन करने पर मास का वैल्यू आ जाएगा 2.5 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.5 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 2.5 ग्राम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 2.5 ग्राम आ जाएगा। अब 2.5 ग्राम आएगा, पहले से कितना था, 20 ग्राम था, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 22.5 ग्राम। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए थैंक्स बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक आप हमारे चैनल को अच्छी तरह से हमारे चैनल पे बने रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर, बहुत ज़्यादा शेयर करें।